हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम या बीकॉम 7th सेमेस्टर का सैक का इलेक्शंस एंड डेटा ड्रिवन इलेक्टोरल एनालिसिस, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में हम करेंगे। आज इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्ज़ाम के लिए आपका इनफ रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस इसमें हम कवर करेंगे। सारी यूनिट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न समझाओ। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर कैसे मतदान होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, जहाँ पर चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते बल्कि राज्य स्तर पर भी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। एंड राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इनके लिए चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। एंड प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना अलग होती है। ठीक है, इसलिए किसी चुनाव के वास्तविक परिणामों और मतदाता व्यवहार को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, ताकि हमें चुनाव के परिणाम और मतदाता व्यवहार को समझने में मदद मिले। ठीक है, आइए देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न से क्या आशय है। निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न का मतलब है किसी विशेष लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना। ठीक है, तो पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के लिए, लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के लिए भी। ठीक है, मतदाताओं द्वारा किसी पार्टी या उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत दिए गए, ये इसमें शामिल होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न जो है, इसमें कई चीज़ों का अध्ययन होता है, जैसे मतदाताओं के द्वारा किसी पार्टी को या उम्मीदवार को कितने मत दिए गए, कुल कितना मतदान हुआ उसका प्रतिशत, जीत और हार का अंतर, मतलब जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाला कितने वोट से हार गया, पिछले चुनावों की तुलना में वोटों का बदलाव। ठीक है, पिछले चुनाव में किसी पार्टी को कितने वोट मिले थे, इस चुनाव में कितने वोट मिले हैं, सामाजिक वर्गों, जातियों, लिंग और आयु समूह के अनुसार किसने ज़्यादा मतदान किया है, किस वर्ग के लोगों ने कितना मतदान किया है। ठीक है, किस जाति के लोगों ने कितना मतदान किया है, किस लिंग के लोगों ने कितना मतदान किया है, ये सब इसमें पता लगाया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न में इन सब का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनका विश्लेषण किया जाता है। सरल शब्दों में ये अध्ययन बताता है कि किस क्षेत्र में किससे, क्यों और कैसे वोट मिला। ठीक है, आइए अब देखते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान पैटर्न की प्रकृति। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी जीतती है, जो बहुमत हासिल करती है, उस पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा चुनावों में कई मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे। इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया जाता है कि जो पार्टी जीतेगी वो किसे प्रधानमंत्री बनाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था, ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। राष्ट्रीय दलों की भूमिका अधिक होती है, कई बार क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव पूरे देश को प्रभावित करते हैं, पूरे देश में होते हैं, ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होते, पूरे देश में होते हैं। ठीक है, पूरे भारत में। अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की तो इसमें स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था। ठीक है, ये राज्य सरकार बनाने के लिए होते हैं विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, एंड इस तरीके से राज्य सरकार का गठन होता है। राज्य सरकार का प्रदर्शन जो है, ये भी इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय दलों, स्थानीय नेताओं की भूमिका भी इसमें ज़्यादा होती है विधानसभा चुनावों में। ठीक है,
इसी कारण एक ही निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान पैटर्न अलग अलग हो सकता है। आइए अब देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो इसमें घटक का मतलब है इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है वही प्रतिशत, मतदान प्रतिशत, जीत का अंतर, ये हमने ऊपर भी देखा था वही है। ठीक है। सामाजिक जनसांख्यिकी प्रभाव, समाज का क्या प्रभाव पड़ गया वोट पर। ठीक है। वोट स्विंग, वोट स्विंग क्या होता है, कई बार कई लोग एंड टाइम पे वोट चेंज कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम इस पार्टी को वोट देंगे एंड टाइम पर वोट वाले दिन वो किसी और पार्टी को वोट दे देते हैं, तो वही होता है वोट स्विंग। ठीक है। आइए अब देखते हैं राजनीतिक विश्लेषण में इसके अध्ययन का महत्व। तो मतदाता व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। ठीक है। ये समझने में मदद मिलती है कि मतदाता किन मुद्दों पर वोट कर रहा है। मतदाता जो है वो जाति, धर्म, वर्ग या विकास के आधार पर मतदान कर रही है या किसी और आधार पर। समय के साथ उनके राजनीतिक रुझान कैसे बदलते हैं ये भी जानने में मदद मिलती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के अंतर को स्पष्ट करता है। ठीक है, कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर है। कई बार मतदाता लोकसभा में एक पार्टी को और विधानसभा में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्प्लिट वोटिंग। स्प्लिट वोटिंग मतलब कि लोकसभा चुनाव में तो किसी और पार्टी को वोट दिया, विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। ठीक है, तो ये होते स्प्लिट वोटिंग। ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसे समझने में निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अध्ययन मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों की रणनीति निर्माण में भी उपयोगी होते हैं। राजनीतिक दलों को पता चलता है कि लोग जो है उनका मुद्दा क्या है। कमज़ोर और मजबूत सीटों की पहचान कर पाते हैं राजनीतिक दल, उम्मीदवार चयन करते हैं, चुनावी प्रचार की दिशा तय करते हैं। ठीक है, इसी के जरिए लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता का आकलन भी करने में मदद मिलती है। कम जीत अंतर वाली सीटें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती हैं। अधिक मतदान प्रतिशत लोकतांत्रिक जागरूकता का संकेत देता है। अगर ज़्यादा वोट डले हैं तो यानी कि लोकतांत्रिक जागरूकता है समाज में। बार बार सत्ता परिवर्तन राजनीतिक असंतोष को दिखाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि क्षेत्रीय असमानता और मुद्दों को कौन हल कर रहा है। ठीक है, किन क्षेत्रों में विकास की कमी है, किन क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानता है, क्षेत्रीय असमानता कौन कौन सी है। ठीक है, किन समुदायों की राजनीतिक भागीदारी कम है, किन मुद्दों पर जनता असंतुष्ट है, ये सब पता चलता है निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अध्ययन से। चुनावी आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण में भी सहायता मिलती है। ठीक है, ECI, CSDS, ADR जैसे संस्थानों के आंकड़ों के माध्यम से मात्रात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद मिलती है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन यही है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, और मात्रात्मक विश्लेषण में तो यही आता है कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। ठीक है, तो ये जो संस्थान है ये जो भी आंकड़े निकालते हैं इससे मात्रात्मक और तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। दीर्घकालिक राजनीतिक प्रवृत्तियों की पहचान भी संभव होती है। ठीक है, आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। ये स्पष्ट करता है कि निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एंड इसका अध्ययन भारतीय लोकतंत्र को समझने की कुंजी है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय मतदान पैटर्न में हमने जाना कि क्या क्या अध्ययन किया जाता है। यही अध्ययन किया जाता है कि मतदान प्रतिशत कितना है, किसने कितना वोट दिया। ठीक है, यही सब अध्ययन किया जाता है एंड इन सब का काफ़ी ज़्यादा महत्व है भारतीय लोकतंत्र को समझने में। ये न केवल चुनावी परिणामों की व्याख्या करता है बल्कि मतदाता व्यवहार, राजनीतिक दलों की रणनीतियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ भी प्रदान करता है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में ये अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मत प्रतिशत, मतदान प्रतिशत और जीत का अंतर का चुनावी राजनीति में महत्व क्या है, बताओ। तो चुनावी राजनीति में केवल ये जानना पर्याप्त नहीं होता कि कौन जीता या कौन हारा। ठीक है, बल्कि ये समझना भी महत्वपूर्ण होता है कि कितने मतों से कोई पार्टी हारी, कितने प्रतिशत वोटों के साथ कोई पार्टी जीती और कितनी जनता ने मतदान किया। इसी संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मत प्रतिशत,
मतदान प्रतिशत और जीत का अंतर, इन सब का विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं मत प्रतिशत का महत्व क्या है। मत प्रतिशत का मतलब होता है कुल डाले गए मतों में से किसी पार्टी या उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं उसका प्रतिशत। ठीक है, मान लीजिए टोटल वोट डाले गए 80%, तो कोई पार्टी है XYZ, कोई भी पार्टी है, उसको टोटल वोट्स का कितना परसेंट मिला, उसको कितने वोट मिले। ठीक है, वही होता है मत प्रतिशत, मतलब वोट शेयर। इसका राजनीतिक महत्व क्या है, इससे उस पार्टी की लोकप्रियता का हमें पता चलता है कि वो पार्टी कितनी लोकप्रिय है। जीत के बावजूद कम वोट शेयर दर्शाता है कि ये समर्थन सीमित है, कम लोग इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। प्रतिस्पर्धा की तीव्रता का आकलन कर पाते हैं, हमें पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा है या नहीं। जब कई पार्टियों को वोट शेयर सेम मिलता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे, तो पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो कड़ी है, टक्कर का मुकाबला है। वोट स्विंग को समझने में भी ये सहायक है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कितने वोट स्विंग हुए। पिछले चुनाव की तुलना में वोट शेयर बढ़ना या घटना राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी ए को 38% वोट मिले, पार्टी बी को 36%, पार्टी सी को 20%, तो पार्टी ए ही जीतेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको मिले हैं, लेकिन उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मतलब 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए। तो ये खंडित जनादेश को दर्शाता है, मतलब कि ज़्यादा लोग इस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आइए अब देखते हैं मतदान प्रतिशत का महत्व क्या है। अभी हमने जाना था मत प्रतिशत, अब हम देखेंगे मतदान प्रतिशत क्या होता है। मतदान प्रतिशत का मतलब होता है कुल पंजीकृत मतदाताओं में से कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। मतलब कि टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, मान लीजिए पूरे विश्व में नहीं, सॉरी, पूरे भारत में तो करोड़ों वोटर्स होंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो उनमें से कितने प्रतिशत वोटर्स ने वोट डाला, ये होता है मतदान प्रतिशत। ठीक है, इसका राजनीतिक महत्व क्या है, ये लोकतांत्रिक भागीदारी का संकेत है। ये बताता है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि लोकतंत्र में भागीदारी देते हैं। उच्च टर्नआउट, अधिक राजनीतिक जागरूकता, मान लीजिए टर्नआउट ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, तो इससे पता चलता है कि राजनीतिक जागरूकता ज़्यादा है। अगर बहुत कम लोगों ने वोट डाले हैं, अगर मतदान प्रतिशत कम है, तो इससे पता चलता है कि लोग उदासीन है, लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सरकार चुनने में। ठीक है, सरकार की वैधता इससे पता चलती है, अधिक मतदान से चुनी गई सरकार ज़्यादा वैध मानी जाती है। क्षेत्रीय असंतोष की पहचान होती है, लगातार कम मतदान वाले क्षेत्र राजनीतिक उपेक्षा के संकेत हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा कम मतदान होता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो है वो थक गए हैं वोट डालकर, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ आज तक, इसलिए उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी, इसलिए उन्होंने वोट डालना ही छोड़ दिया। तो ये राजनीतिक उपेक्षा को भी दर्शाता है। मान लीजिए आपका एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, हर बार आप वोट डालते हैं लेकिन जो भी जीत कर आता है वो कुछ करता नहीं है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा आप भी सोचेंगे कि क्या फ़ायदा वोट डालने का। ठीक है, समस्या तो हल नहीं होगी, तो फिर आप भी वोट कम डालेंगे। तो अगर कम मतदान हो रहा है किसी क्षेत्र में लगातार कई सालों से, तो इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं उन पर राजनीतिक उपेक्षा हुई है, मतलब राजनीतिक जो भी पार्टी वहाँ पे बनी है उसने वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 85% है, तो ये दर्शाता है कि उस क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी मजबूत है, वहाँ पर लोग काफ़ी रुचि लेते हैं राजनीति में भागीदारी देने में, वहाँ पे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है वोट डालने में, मतदान देने में, लोग वहाँ के जिम्मेदार हैं एंड अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लोग समझते हैं। ठीक है, एंड राजनीतिक भागीदारी करने में लोग हिचकिचाते नहीं है, संकोच नहीं करते। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कोई क्षेत्र है वहाँ पर मतदान प्रतिशत 45% है, तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे राजनीतिक उदासीनता है,
मतलब कि लोगों को राजनीति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को सरकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो है वो सोच रहे हैं जिसको सरकार बनानी होगी वो पार्टी बना लेगी, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम क्यों लंबी लाइन में लगे वोट डालने के लिए। ठीक है, तो यानी कि लोग जो है वो राजनीतिक रूप से उदासीन है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी जीत गई है, कौन सी पार्टी हार गई है। इसलिए वो वोट नहीं डाल रही, इसलिए वो मतदान नहीं कर रही, इसलिए वो मतदान केंद्रों पर नहीं जा रहे। ठीक है, तो मतदान प्रतिशत अगर कम है तो ये दर्शाता है कि राजनीतिक उदासीनता है एंड जनता के मन में अविश्वास है। जनता सोच रही है कोई भी जीते, चाहे कोई भी सरकार बनाए, हमारी समस्या तो हल होनी नहीं है, तो क्या फ़ायदा वोट देने का। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि जनता में अविश्वास है और राजनीतिक उदासीनता है। नेक्स्ट आता है जीत का अंतर का महत्व। अभी हमने जाना कि मतदान प्रतिशत का क्या महत्व होता है, आइए अब हम जानते हैं जीत का जो अंतर है उसका क्या महत्व है। जीत का अंतर का मतलब होता है विजेता और उपविजेता उम्मीदवार के बीच में मतों का कितना अंतर है। मतलब जो उम्मीदवार जीता है, जो विजेता है, उसके कितने मत है, एंड जो नहीं जीत पाया उसको उपविजेता कहेंगे कि अगर उतने वोट उसको मिल जाते तो वो जीत जाता। मतलब जो सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, वो जो होता है सेकंड जो आता है, कि अगर उसको उतने वोट्स और मिल जाते तो वो फर्स्ट आ जाता, तो उसको बोलते हैं उपविजेता। आइए अब हम देखते हैं जीत का जो अंतर है इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, जीत के अंतर का महत्व सबसे पहले आता है राजनीतिक महत्व। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिरता का ये संकेत देता है कि राजनीति में स्थिरता बनी हुई है। मान लीजिए जीत का अंतर ज़्यादा है तो ये दिखाता है मजबूत जनादेश है, एंड अगर छोटा जीत का अंतर है तो इसका मतलब है अस्थिर समर्थन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब एक्स जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट मिले 80% एंड जो वाई पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट मिले 20%, तो जीत का अंतर कितना ज़्यादा हो गया। ठीक है, पूरा पूरा 60% का अंतर हो गया। तो ये दिखाता है कि कितना मजबूत जनादेश है, मतलब कि जो पार्टी जीती है कितना ज़्यादा स्ट्रोंगली लोग उसको फेवर कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जीत का अंतर बड़ा होगा तो ये दिखाएगा मजबूत जनादेश। जैसे कि अभी मैंने बताया जो एक्स पार्टी है, मान लीजिए उसको 80% वोट मिले हैं एंड वाई पार्टी को सिर्फ 20% मिले हैं, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देगा 60% वोटों का अंतर है। ठीक है, अगर वाई पार्टी को भी 60% वोट्स और ज़्यादा मिल जाते तो वो एक्स पार्टी के बराबर पहुंच जाती, लेकिन वाई पार्टी को इतने वोट नहीं मिले, ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, एक्स पार्टी को। तो ये दिखा गया कि कितना स्ट्रोंगली, कितना मजबूती से, कितना ज़्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं एक्स पार्टी को। ठीक है, तो ये मजबूत जनादेश को दिखाता है, दर्शाता है। अगर जीत का अंतर छोटा है, मान लीजिए पार्टी एक्स को मिले 30% वोट एंड पार्टी वाई को मिले 20% वोट, ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटा है जीत का अंतर, सिर्फ 10% के वोटों का अंतर है। तो ये दिखाता है अस्थिर समर्थन, मतलब कि अभी मजबूत जनादेश नहीं है, अभी अस्थिर समर्थन है। अगर एक्स पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती, जो भी 5 साल उसको मिले, अगर उन 5 सालों में वो लोगों की समस्याओं का हल नहीं करती जीतने के बाद, तो लोग श्योर है कि वो वाई पार्टी को ही वोट देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई पार्टी में ज़्यादा अंतर नहीं है वोटों का। ठीक है, लेकिन जो हमने पहला केस देखा था जिसमें जीत का अंतर बहुत ज़्यादा था, एक्स पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसके पास 80% वोट्स थे एंड वाई के पास सिर्फ 20%, तो ये दिखाता है कि अगर एक्स पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी करती तो भी उसके वोटों में ज़्यादा कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसके सपोर्टर ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए उसको इतने ज़्यादा वोट्स मिले। तो ये राजनीतिक स्थिरता का संकेत देता है। इस तरीके से भविष्य के चुनावों की दिशा तय करता है। कम जीत अंतर वाली जो सीटें हैं वो अगली बार अधिक प्रतिस्पर्धी होती है। वो सीट्स जहाँ पे जीत का अंतर कम हो वो ज़्यादा कंपटीशन के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। जहाँ पे जीत का अंतर कम है वहाँ पे अगली बार ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लगी रहेगी अपना कैंपेन चलाने में, लोगों को वो
बार बार बोलेगी कि हमें वोट देना, लोगों के घर पर जाकर मिलेगी, गली गली में जाकर वोट मांगेगी उस जगह पर जहाँ पे जीत का अंतर बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जीत का अंतर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 80% वोट मिले थे वो इतने ज़्यादा कैंपेन नहीं चलाएगी, एंड जो उसकी कॉम्पिटिटर पार्टीज़ है वो भी इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करेगी वहाँ पे कैंपेन करने का, क्योंकि उनको पता है कि पहले से जो एक्स पार्टी है उसको मजबूत जनादेश प्राप्त है लोगों से, ठीक है। तो भविष्य के चुनावों की दिशा भी इस तरीके से तय करती है कि भविष्य के चुनावों में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी या कम। अगर अभी जीत का अंतर ज़्यादा है तो यानी कि भविष्य के चुनावों में प्रतिस्पर्धा कम होगी। अगर अभी जीत का अंतर कम है तो यानी कि भविष्य के चुनाव में प्रतिस्पर्धा बहुत टक्कर की होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सत्ता विरोधी लहर का संकेत। जीत का अंतर घटने से असंतोष स्पष्ट होता है, ठीक है। जब जीत का अंतर घट जाता है तो ये दिखाता है कि असंतोष है किसके बीच में, पार्टीज के बीच में, ठीक है। जैसे कि वही बात हो गई, कोई व्यक्ति है उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया एंड वो जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर करने से 1 नंबर से रह गया। अगर उसको 1 नंबर मिल जाता तो वो आज वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका होता, ठीक है। तो वो स्थिति अगर किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने एग्ज़ाम दिया एंड पासिंग मार्क्स थे 40 एंड उसके मार्क्स आ गए 39, तो 1 नंबर से वो फेल हो गया, ठीक है। तो वो ही जानता है कि उसको कितना दुख हुआ होगा ये देखकर कि सिर्फ 1 नंबर से वो रह गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब जीत का अंतर बहुत कम होता है, जब बहुत कम जीत का अंतर होता है 2 पार्टीज़ के बीच में या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, तो असंतोष साफ साफ दिखाई देता है। अब असंतोष कैसे दिखाई देता है, सत्ता विरोधी लहर चलती है। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, सारी पार्टीज़ जो नहीं जीत पाई वो उसका विरोध करने में लग जाती हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है इसने ईवीएम में छेड़छाड़ की है, या इसने अनैतिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया है जीत हासिल करने के लिए, या इसने कुछ ऐसा किया है कि ये जीत गई, ये जीतनी नहीं चाहिए थी। इस तरीके से क्या करते हैं लोग जो है, एंड जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या करती है, अपना असंतोष दिखाती है। वो इस तरीके से सत्ता विरोधी लहर चलाती है, ठीक है, अगर जीत का अंतर बहुत कम हो तो। एंड मान लीजिए 50,000 मतों से कोई पार्टी जीत गई, ठीक है, तो ये दिखाते हैं कि उसकी कितनी मजबूत पकड़ है उस जगह पर जहाँ से वो जीती है, उस सीट पर जहाँ से वो जीती है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 500 मतों से जीत गया, तो ये दिखाता है कि उसके पास कितना कमज़ोर जनादेश है, ठीक है। अब तीनों संकेतकों का संयुक्त महत्व अगर हम देखें, वोट शेयर, टर्नआउट और विनिंग मार्जिन, ठीक है, ये जीत के अंतर को इंग्लिश में विनिंग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अगर इन तीनों को हम एक साथ देखें तो ये मतदाता की भावना को स्पष्ट करते हैं, चुनावी रुझानों का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव होता है, राजनीतिक दल अपनी रणनीतियाँ सुधार सकते हैं इनके ज़रिए, ठीक है। मान लीजिए किसी लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत है 78%, मतलब वोट कितने देते हैं लोग, 78%। विजेता का वोट शेयर है 40% एंड जीत का अंतर है 1%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जनता ने बड़े पैमाने पर मतदान किया। मतदान प्रतिशत कितना ज़्यादा है, 78%। तो ये क्या शो कर रहा है कि लोगों ने, जनता ने बड़े पैमाने पर मतदान किया, लेकिन जनादेश बटा हुआ था, ठीक है। तभी जो विजेता था उसको आधी सीट्स भी नहीं मिली, आधी सीट भी उसको नहीं मिली, सिर्फ 40% पर वो जीत हासिल कर पाया, ठीक है। तो इससे पता चलता है जनादेश बटा हुआ था कई लोगों में, एंड जीत का अंतर 1% है। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। जितना ज़्यादा, ये मानकर चलिए, जितना ज़्यादा जीत का अंतर कम होगा, जीत का अंतर जितना ज़्यादा कम होगा यानी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उतनी ही रही होगी, ठीक है। आइए हम निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। अतः ये स्पष्ट है कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मत प्रतिशत समर्थन की गहराई दर्शाता है। मत प्रतिशत दिखाता है कि कितना समर्थन मिल गया है। मतदान प्रतिशत लोकतांत्रिक सहभागिता को मापता है कि लोग कितनी सहभागिता दिखा गए हैं लोकतंत्र में अपनी।
जीत का अंतर्जय राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता को दर्शाता है। ठीक है, इन तीनों संकेतकों का अध्ययन चुनावी राजनीति, मतदाता व्यवहार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चुनावी राजनीति, मतदाता व्यवहार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अच्छे से समझने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता व्यवहार, अंतर और समानताएं बताओ। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता के व्यवहार में क्या अंतर आता है और क्या समानताएं होती हैं। तो मतदाता व्यवहार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। मतदाता व्यवहार का मतलब है जो वोटर है उसका व्यवहार। मतदाता किस आधार पर, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर, किन परिस्थितियों में किसी उम्मीदवार को या किसी राजनीतिक दल को अपना मत देता है, ये कहलाता है मतदाता व्यवहार। जैसे आप सभी वोट दे चुके होंगे, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने वोट दे दिया होगा। तो आप वोट देते टाइम किस आधार पर किसी को वोट देते हैं। अब वोट के टाइम पर हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, ईवीएम मशीन पर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट दिखाई देते हैं। तो आप किस आधार पर किस कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट दे रहे हैं, किन परिस्थितियों में आप वोट दे रहे हैं किसी उम्मीदवार को या किसी राजनीतिक दल को, यही मतदाता व्यवहार कहलाता है। इसी को बोलते हैं मतदाता व्यवहार। ठीक है, वोटर बिहेवियर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही मतदाता के द्वारा किए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा चुनाव कोई और करता है एंड विधानसभा चुनाव में मतदान कोई और करता है, ऐसा तो है नहीं, मतदाता तो वही होते हैं। फिर भी इन दोनों चुनावों में मतदाता व्यवहार में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं एंड कुछ समानताएं भी। आइए देखते हैं प्रमुख अंतर क्या होते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता व्यवहार में। प्रमुख अंतर, पहला आता है मुद्दों की प्रकृति में अंतर। लोकसभा चुनाव में मुद्दों की प्रकृति अलग होती है। जैसे लोकसभा चुनाव किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। ठीक है, जो पार्टी जीतती है उस बहुमत दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बनता है एंड पूरे राष्ट्र को वो संभालता है, पूरे राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो लोकसभा चुनाव है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो इसमें मेन होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये मुद्दे इसमें प्रमुख होते हैं लोकसभा चुनाव में। एंड इन्हीं मुद्दों के आधार पर आप वोट देते हैं एंड आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको किसको मतदान करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दे प्रमुख होते हैं। मतलब कि जो लोकल इश्यूज़ है, स्टेट लेवल इश्यूज़ है, वो इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य सरकार का प्रदर्शन। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव में स्थानीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मतदाता मुद्दा आधारित भिन्न निर्णय लेता है। जो आपका मुद्दा है उसी मुद्दे को विचार में लेकर उसी का विचार करके आप किसी को वोट देते हैं। तो इस तरीके से मुद्दों की प्रकृति अलग होती है, जो कि आपके मतदाता व्यवहार में भी अपना प्रभाव डालती है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाती है। ठीक है, एंड इससे कुछ अंतर दिखाई देता है मतदाता व्यवहार में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेतृत्व की भूमिका। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा मतदाता व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन में 4 पॉलिटिकल पार्टी है जो कि खड़ी हो गई है चुनाव में। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन है एंड 4 पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सामने आई। अब उनमें से सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ये बता रही है कि हम प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा रही है। ठीक है, एंड बाकी की जो 2 पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखा रही कि हम जीतने के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा रही है, जो कि नेतृत्व को स्पष्ट कर रही है कि जीतने के बाद ये व्यक्ति नेतृत्व करेगा पूरे राष्ट्र का, ये प्रधानमंत्री बनेगा, जो कि पहले ही ये दिखा देती है चेहरा प्रधानमंत्री का, उस पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में। ऐसे विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री जो है ये महत्वपूर्ण होता है
एंड मुख्यमंत्री, उम्मीदवार या स्थानीय नेता इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो इस तरीके से नेतृत्व की भूमिका जो है इस आधार पर भी मतदाता का व्यवहार जो है वो निर्धारित होता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, ठीक है, कि नेतृत्व कौन कर रहा है। कई बार मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नेता की पार्टी को वोट देता है, जबकि राज्य स्तर पर स्थानीय नेता को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें करंटली, तो लोकसभा इलेक्शन में लोग ज़्यादातर बीजेपी को वोट देते हैं एंड स्टेट इलेक्शन में वो किसी भी पार्टी को वोट दे देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी को आप सेंट्रल लेवल पर वोट दे रही है लोकसभा इलेक्शन में उसी को आप असेंबली इलेक्शन में वोट दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोकसभा चुनाव में किसी और पार्टी को वोट दे गई है एंड स्थानीय चुनाव में, राज्य चुनाव में आप किसी और पार्टी को वोट दे गई है, तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों की प्राथमिकता। लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय दलों की भूमिका मजबूत होती है, ठीक है। राष्ट्रीय दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा चुनाव में, जबकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मतदाता के राजनीतिक विवेक को भी दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है जो वोटर है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है मतदान पैटर्न। लोकसभा चुनाव जो है इसमें अपेक्षाकृत समान मतदान रुझान देखने को मिलता है, ठीक है, जबकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्र विशेष आधारित मतदान व्यवहार ज़्यादा विविध होता है। मतलब मान लीजिए कोई राज्य है, मान लीजिए बिहार है, ठीक है, या फिर मान लीजिए हरियाणा है, तो उस राज्य में जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में लोगों की पसंद अलग हो सकती है। मान लीजिए एक ज़िले में कोई व्यक्ति जो है किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ज़िले में, उसी राज्य के दूसरे ज़िले में कोई दूसरी पार्टी हो गई हो जिसको लोग सपोर्ट दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, विधानसभा चुनाव में क्षेत्र विशेष आधारित मतदान व्यवहार में विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। क्षेत्र विशेष के आधार पर मतदान व्यवहार विविध देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र में कोई और नेता है जो कि सबको पसंद है, कोई और पार्टी है जो पसंद है, एंड दूसरे क्षेत्र में कोई और पार्टी है जो लोगों को पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सत्ता विरोधी लहर। लोकसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर अपेक्षाकृत कम तीव्र होती है। विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर ज़्यादा सीधी और तीव्र होती है। सत्ता विरोधी लहर मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि जब कोई पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी जो है वो जो हार जाती है वो पार्टी क्या करती है, उस जीतने वाली पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं कि ये पार्टी जो है ये अवैध तरीके से जीती है या उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, ठीक है। मतलब उसकी सत्ता का विरोध करते हैं। तो यही होती है सत्ता विरोधी लहर, जो पार्टी जीती है उसकी सत्ता का विरोध करना, ठीक है। तो ये लोकसभा चुनाव में कम होती है एंड विधानसभा चुनाव में तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कंपटीशन ज़्यादा होता है। विधानसभा चुनाव जैसे में ज़्यादा पार्टीज होती है जो कि इलेक्शन लड़ती है, ज़्यादा पार्टी होती है जो कि चुनाव लड़ती है, ठीक है। सभी क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ते हैं जो विधानसभा चुनाव होती है उनमें, जबकि जो लोकसभा चुनाव है इसमें सिर्फ एक दो राष्ट्रीय दल है वो ही चुनाव लड़ते हैं, 2-3 राष्ट्रीय दल होते हैं वही इसमें चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय लहर कम तीव्र होती है एंड विधानसभा चुनाव में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर थे, ठीक है, डिफरेंसेस थे लोकसभा विधानसभा चुनाव के। आइए अब हम देखते हैं समानता क्या होती है। लोकसभा विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार की प्रमुख समानताएं आइए देखते हैं। तो कुछ समानता भी होती है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अंतर ही अंतर हो, समानताएं भी होती है। जैसे सामाजिक संरचना का प्रभाव, दोनों चुनावों में सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है, जैसे जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, ग्रामीण, शहरी विभाजन, ये सब मतदाता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, वो यही चाहेगा कि वो जो हिंदू पार्टी है उसी को वोट दें, ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो दलित वर्ग से बिलोंग करता है तो वो यही चाहेगा कि वो किसी दलित वर्ग के द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी को ही वोट दे, ठीक है, क्योंकि
ये भावना होती है लोगों की कि जो हमारी जाति हमारे धर्म का व्यक्ति होगा वो हमारी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से उन समस्याओं का हल कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है मतदाता के व्यवहार के ऊपर, दोनों ही चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहचान आधारित राजनीति। तो जातीय और धार्मिक पहचान जो है इसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ गई है, जो पार्टी चुनाव लड़ गई है, उसकी पहचान क्या है, उसकी जातीय पहचान क्या है, उसके जो प्रतिनिधि है वो कौन सी जाति के है, वो कौन से धर्म के हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी देखा जाता है मतदाताओं के द्वारा, एंड ये भी मतदाता व्यवहार में परिवर्तन लाती है। क्षेत्रीय अस्मिता। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक मुद्दों का प्रभाव। कुछ आर्थिक मुद्दे भी हैं जो कि मतदाता निर्णय को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से आर्थिक मुद्दे हैं? जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विकास योजनाएं। ठीक है, तो ये कुछ आर्थिक मुद्दे हैं जो कि दोनों चुनाव में मतदाता निर्णय को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, वो बोले कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, तो सभी जो युवा वर्ग के लोग हैं वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इनको जिताने के बाद बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाती है एंड उनके समाधान की बात करती है, हम उनको ज़्यादा चाहते हैं, उनको हम ज़्यादा समर्थन करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक मुद्दों का भी प्रभाव पड़ता है मतदाता व्यवहार पर, एंड ये दोनों चुनावों में होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टी विचारधारा और संगठन। दल की विचारधारा जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने में, दोनों चुनावों में, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। ठीक है, ऐसे संगठनात्मक शक्ति, कार्यकर्ता कितने सक्रिय है कितने सक्रिय नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय ही नहीं है, तो जो मतदाता है वो उसको वोट नहीं देंगे, वो ऐसे ही पार्टी को वोट देना चाहेंगे जिसके कार्यकर्ता सक्रिय हो। ठीक है, एंड ये चीज़ें जो हैं ये दोनों चुनावों में प्रभावी होती है एंड मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। नेक्स्ट आता है मीडिया और प्रचार। दोनों स्तरों पर मीडिया, सोशल मीडिया, चुनावी अभियान जो है ये मतदाता धारणा को आकार देते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, जब भी इलेक्शन होता है तभी सोशल मीडिया पर भी एड्स आने लग जाती है इलेक्शन से रिलेटेड कि इस पार्टी को जिताए। ठीक है, इस पार्टी को वोट दे, इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने वो किया। तो इस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर भी, एंड सोशल मीडिया जो है इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है चुनाव अभियान में, वोट कैंपेन में। ठीक है, एंड दोनों चुनावों में किया जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो ये भी एक समानता है, आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ समानताएं थी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं स्प्लिट वोटिंग क्या होता है। तो स्प्लिट वोटिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, कई बार मतदाता लोकसभा में एक पार्टी और विधानसभा में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, इसे स्प्लिट वोटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये भारतीय मतदाता की राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है कि जो मतदाता है वो कितने ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, उनको पता है कि नेशनल लेवल पर कौन सी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है एंड स्टेट लेवल पर कौन सी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, इसलिए वो सोच समझ कर वोट देते हैं, नेशनल लेवल पर भी एंड स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए चुनावी आंकड़े, प्रकृति, उपयोगिता और सीमाएं बताइए। मतलब निर्वाचन आयोग जो डेटा प्रोवाइड करवाता है, जो चुनावी आंकड़े प्रदान करता है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है और उनकी सीमाएं मतलब कि कमियां क्या क्या है। आइए देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के संचालन करने के लिए एक संवैधानिक संस्था है। जो निर्वाचन आयोग है ये क्या करता है, देश में स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों का संचालन करवाता है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों का। ठीक है, एंड जो राज्यसभा के चुनाव हैं या राष्ट्रपति के चुनाव हैं, इनका
जो संचालन है वो भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए चुनावी आंकड़े जो है ये न केवल चुनावी परिणामों की घोषणा तक सीमित है, बल्कि वे भारतीय लोकतंत्र, मतदाता व्यवहार और चुनावी राजनीति के अध्ययन का भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, जो भी डेटा प्रोवाइड करवाता है इलेक्शन कमीशन मतलब कि निर्वाचन आयोग, ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी भारतीय लोकतंत्र को समझने में, मतदाता व्यवहार को समझने में और चुनावी राजनीति को और बेहतर तरीके से समझने में और इनका अध्ययन करने में। ठीक है, आइए अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए चुनावी आंकड़ों की प्रकृति क्या होती है। तो ये जो आंकड़े ये आधिकारिक होते हैं, मतलब ऑफिशियल होते हैं, मनगढ़ंत नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति ऐसे बना देगा है या आंकड़े प्रस्तुत कर देगा है, नहीं, ये ऑफिशियल डेटा होता है। ठीक है, आधिकारिक आंकड़े होते हैं, ये मात्रात्मक होते हैं एंड मानकीकृत होते हैं, मतलब कि स्टैंडर्डाइज होते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी विशेषता, इसकी प्रकृति की विशेषता। पहला है निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय आंकड़े। लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आंकड़ों में बताता है कि लोकसभा इलेक्शन में कौन जीता, विधानसभा इलेक्शन में कौन जीता। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय आंकड़े भी कौन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग। उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ठीक है, जीत का अंतर कितना रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, इसके अलावा मतदान संबंधी आंकड़े भी इलेक्शन कमीशन देता है, जैसे टोटल वोटर्स कितने हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या, मतदान प्रतिशत कितना है। ठीक है, पुरुष, महिला और तृतीय लिंग मतलब कि ट्रांसजेंडर जो है उन मतदाताओं की भागीदारी कितनी है। ठीक है, जो फीमेल वोटर्स है वो कितनी है, मेल वोटर्स कितने हैं। ठीक है, ये सब भी डेटा जो है वो कौन प्रोवाइड करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन। उम्मीदवार और दल संबंधी आंकड़े कि उम्मीदवार जो है उसका नाम क्या है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, मतलब कि ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी दल से संबंधित नहीं है। ठीक है, नोटा से संबंधित आंकड़े, कितने लोगों ने नोटा चूज़ किया वोट में, वोट देने के लिए। तो नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबव। जैसे अगर आप वोट देने जाते हैं तो ईवीएम मशीन में सारे उम्मीदवारों के नाम होते हैं एंड लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलता है नोटा, NOTA, मतलब नन ऑफ द अबव, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं। तो मान लीजिए आपको जितने भी लोग ईवीएम मशीन पर दिखाई देते हैं, जितने भी लोगों के नाम, जितने भी उम्मीदवारों के नाम दिखाई देते हैं, अगर आप किसी को भी लायक नहीं समझते कि इसको वोट देना चाहिए, किसी को भी अगर आप काबिल नहीं समझते तो आप नोटा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप चाहते कोई और आए, आप इन लोगों को काबिल नहीं समझते, ऊपर वालों को। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है ये भी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करवाता है। ये समयानुसार और तुलनात्मक आंकड़े प्रोवाइड करवाता है, विभिन्न चुनाव वर्षों के आंकड़े बताता है। इलेक्शन कमीशन के पास 1951 और 1952 में जब पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे उसका डेटा भी होगा। जितना भी पुराने से पुराना डेटा है, हर इलेक्शन का डेटा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा चुनाव का डेटा हो या विधानसभा चुनाव का, एंड फिर इनकी तुलना भी करता है। इन आंकड़ों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये देशव्यापी, आधिकारिक और तुलनात्मक होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उनकी उपयोगिता क्या होती है, यूजेस क्या है, क्या यूज़ किया जाता है इन आंकड़ों का। तो सबसे पहले आता है चुनावी परिणामों के वैज्ञानिक विश्लेषण में ये सहायक होते हैं। ठीक है, इनके जरिए चुनावी परिणामों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है, जैसे वोट शेयर कितना है, टर्नआउट कितना है, ठीक है, जीत का अंतर मतलब विनिंग मार्जिन कितना है, मतदाता प्रतिशत, मतदान प्रतिशत, मत प्रतिशत, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से पता चलती है एंड हम वैज्ञानिक विश्लेषण कर पाते हैं फिर चुनावी परिणामों का कि कोई पार्टी जीती तो क्यों जीती, कैसे जीती, ये सब हम इन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मतदाता व्यवहार के अध्ययन में उपयोगी। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से समझा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में मतदान अधिक या कम रहा।
ठीक है। तो हमें ये भी पता चलता है मतदाता व्यवहार कैसा चल रहा है, मतदाता जो है वो किसको समर्थन दे रहे हैं एंड कौन से मतदाता है जिनका समर्थन समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, ये सब पता चलता है इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से। शैक्षणिक अनुसंधान या नीति निर्माण में योगदान, तो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है इसके ज़रिए हम नॉलेज भी गेन कर पाते हैं। ठीक है, नीति निर्माण के बारे में भी जान पाते हैं, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के बारे में भी हम समझ पाते हैं, चुनाव सुधार के सुझावों का भी हम अध्ययन कर पाते हैं कि चुनाव में क्या क्या सुधार होने चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होने चाहिए, ये सब हमें नॉलेज मिलती है। शैक्षणिक अध्ययन कर पाते हैं हम इन सब का चुनावी आंकड़ों के ज़रिए। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े होते हैं उनकी मदद से। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जवाबदेही। जनता और मीडिया को निष्पक्ष जानकारी मिलती है इलेक्शन कमीशन के डेटा से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है ये ऑफिशियल होता है। ठीक है, तो जनता और मीडिया को निष्पक्ष जानकारी मिलती है कि वोट जो है वो कितने प्रतिशत दिए गए, किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत वोट डाले गए, मतदान प्रतिशत क्या रहा, मत प्रतिशत क्या रहा। ठीक है, कौन सी पार्टी जीती एंड जो उम्मीदवार है कौन से उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिले, विनिंग मार्जिन कितना रहा, ये सब कुछ हमें सही जानकारी मिल पाती है, निष्पक्ष जानकारी मिल पाती है इलेक्शन कमीशन के डेटा से। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ भी झूठी जानकारी नहीं देता। ठीक है, ये असली जो वास्तविक जानकारी है वो ही देता है। इससे जनता और मीडिया को निष्पक्ष जानकारी मिलती है, चुनावी प्रक्रिया में विश्वास मजबूत होता है लोगों का। राजनीतिक दलों की रणनीति निर्धारण में भी सहायक होता है। राजनीतिक दल जो है वो अपनी रणनीतियाँ बना पाते हैं, कमज़ोर और मजबूत सीटों की पहचान हो पाती है, कौन सी सीट कमज़ोर है कौन सी मजबूत। ठीक है, आगामी चुनावों के लिए प्रचार करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनावी आंकड़ों की सीमाएं। तो इलेक्शन कमीशन के जो चुनावी आंकड़े हैं इनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, कुछ सीमाएं भी हैं इनकी, जैसे गुणात्मक जानकारी का अभाव। तो इसमें क्या होता है, गुणात्मक जानकारी का अभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, आंकड़े बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों हुआ। अब आंकड़े बताते हैं कि जीत का अंतर इतना है, लेकिन ये नहीं बताते कि इतना जीत का अंतर क्यों है, जीत का अंतर ज़्यादा है तो क्यों है, जीत का अंतर कम है तो क्यों है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है ये हमें मात्रात्मक जानकारी तो सारी देता है, जैसे मतदान प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ये नहीं बताते कि इतने प्रतिशत मतदाताओं ने जो मतदान है वो क्यों किया एंड जिन्होंने मतदान नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वजह क्या थी। तो इसमें गुणात्मक जानकारी का अभाव होता है, मतदाता की सोच, भावना और कारणों की जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक विवरण की कमी। इलेक्शन कमीशन जो है जाति, धर्म, आय और शिक्षा जैसे कारकों का डेटा प्रदान नहीं करता कि उम्मीदवार जो है उसकी जाति, धर्म, आय, शिक्षा क्या है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डेटा इलेक्शन कमीशन की साइट पर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको पर्सनली सर्च करना पड़ेगा जिस उम्मीदवार के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है समयानुकूल अद्यतन की सीमाएं। कई बार विस्तृत डेटा देर से उपलब्ध होता है, शोधकर्ताओं के लिए त्वरित विश्लेषण कठिन हो सकता है। कई बार शोधकर्ताओं को तुरंत विश्लेषण करना होता है चुनावी डेटा का, चुनावी परिणामों का, लेकिन विस्तृत डेटा होता है तो वो देर से अपलोड होता है साइट पर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक उपकरणों का अभाव। इलेक्शन कमीशन जो है कच्चा डेटा देता है, उन्नत विश्लेषण के लिए अन्य प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, जैसे CS, DS एंड ADR। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है इन पर हमें अच्छे तरीके से डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय संदर्भ की सीमित जानकारी। इलेक्शन कमीशन जो है ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनकी जानकारी नहीं देता। ठीक है, स्थानीय मुद्दों की जानकारी नहीं देता कि इस क्षेत्र में स्थानीय मुद्दा क्या है, ऐसी जानकारी इलेक्शन कमीशन नहीं देता। ये राजनीतिक गठबंधनों की जटिलता जो है इसकी भी सीमित जानकारी देता है, काफ़ी सीमित जानकारी इसकी भी देता है।
उम्मीदवार की सामाजिक पृष्ठभूमि जैसी जो सूचनाएं हैं वो भी काफ़ी सीमित होती हैं। उम्मीदवार जो है वो कहाँ पे रहता है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उम्मीदवार की, ये भी जानकारी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड नहीं करवाता। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं है कि ये क्षेत्रीय संदर्भ की भी सीमित जानकारी देता है। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं है इलेक्शन कमीशन के डेटा की। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CSDS मतलब कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी का जो चुनाव अध्ययन है ये भारतीय लोकतंत्र को समझने में हमारी कैसे मदद करता है। CSDS का जो डेटा है ये कैसे चुनाव अध्ययन करने और भारतीय लोकतंत्र को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन पर और CSDS पर ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से करके जाइएगा। आइए देखते हैं CSDS, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। ठीक है, ये नई दिल्ली में है। भारत का एक अग्रणी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, मतलब एक रिसर्च सेंटर है सोशल साइंस का। ये संस्था विशेष रूप से अपने चुनाव अध्ययन और लोकनीति अनुसंधान के लिए जानी जाती है, मतलब कि चुनाव का अध्ययन करती है और जो भी नीतियाँ पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है उन नीतियों के ऊपर ये रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है। ठीक है, CSDS के चुनाव अध्ययन भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार, राजनीति, भागीदारी और प्रतिनिधित्व को समझने में एक वैज्ञानिक और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं ये हमारी लोकतंत्र को बेहतर तरीके से जानने में, मतदाता व्यवहार जानने में, राजनीतिक भागीदारी जानने में। ठीक है, आइए अब देखते हैं CSDS के चुनाव अध्ययनों की प्रकृति क्या है। तो CSDS का जो चुनाव अध्ययन होता है ये सर्वे आधारित होता है। सर्वे के आधार पर ये एकत्र किया जाता है। ठीक है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों का ये मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें सर्वे किया जाता है, सर्वे के आधार पर इसको एकत्र किया जाता है चुनावी डेटा को इसमें। तो सर्वे करने पर तो हमें दोनों जानकारी मिलेगी, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, तो इसलिए मिक्सचर होता है गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी का। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्री पोल और पोस्ट पोल सर्वे के रूप में ये किया जाता है। कई बार चुनाव से पहले आप देखते हैं सर्वे होता है, चुनाव के बाद भी सर्वे होता है कि आपने किसको वोट दिया। ठीक है, ये जानने के लिए। तो ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें सैम्पलिंग तकनीक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब पूरी जनसंख्या में से बहुत सारे लोगों में से रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लिया जाता है। जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि पूरी बॉडी की जो प्रॉब्लम है उसको बता देता है कि पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ी सी जो ब्लड है, थोड़े से ब्लड से पूरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वो सैंपल होता है। ऐसे इसमें भी सैम्पलिंग मेथड होता है। ठीक है, किसी भी पर्सन को चूज़ कर लिया जाता है रैंडमली, उससे पूछा जाता है, एक सैंपल के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि उसकी पसंद क्या है, किसको उसने वोट दिया, एंड उसके आधार पर पूरे समाज की सोच को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग तकनीक का उपयोग होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नावली का भी इसमें उपयोग होता है। ठीक है, जो वोटर्स हैं उनसे पूछा जाता है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। ठीक है, उनसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न किए जाते हैं। दीर्घकालिक डेटा संग्रह किया जाता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र को समझने में CSDS चुनाव अध्ययनों की उपयोगिता क्या है। तो CSDS जो चुनाव अध्ययन है ये काफ़ी मदद करते हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि मतदाता किन मुद्दों पर वोट देते हैं। ठीक है, मतदाता जो है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा का, पहचान का और प्रदर्शन का। ठीक है, समय के साथ मतदाता प्राथमिकताओं में कैसे बदलाव आते हैं, ये सब CSDS के चुनाव अध्ययन से हमें पता चलता है। ठीक है, ये ECI के मात्रात्मक आंकड़ों की व्याख्या करने में भी सहायक होता है। ये क्या करता है, ये इलेक्शन कमीशन के मात्रात्मक आंकड़ों की व्याख्या करता है। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो डेटा होता है, इलेक्शन कमीशन के जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं कि कितने प्रतिशत वोट
दिए गए, मतदान प्रतिशत क्या था, ठीक है, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले। ये जो मात्रात्मक डेटा इलेक्शन कमीशन देता है, इसी डेटा की व्याख्या करता है CSDS, ठीक है। तो ये गुणात्मक पक्ष रखता है कि अगर मतदान प्रतिशत कम है तो क्यों है, मतदान प्रतिशत ज़्यादा है तो क्यों है, ठीक है। कोई पार्टी है उसको वोट ज़्यादा क्यों मिले, दूसरी पार्टी को वोट कम क्यों मिले, इन सब मात्रात्मक डेटा की वो गुणात्मक रूप से व्याख्या करता है CSDS, ठीक है। ये सामाजिक संरचना और राजनीति का संबंध भी बताता है। CSDS के सर्वे बताते हैं जाति, वर्ग, धर्म और लिंग का मतदान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये वंचित समूहों की राजनीतिक भागीदारी, ग्रामीण शहरी मतभेद, इन सब के बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है, कि वंचित समूहों की क्या भागीदारी है राजनीति में, ग्रामीण और शहरी मतभेद क्या होते हैं, ठीक है, एंड जाति, वर्ग, धर्म और लिंग का मतदान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें CSDS के सर्वे से मिलती है। इससे लोकतंत्र की समावेशिता को भी समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पहचान आधारित राजनीति का विश्लेषण। CSDS चुनाव अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि जातीय और धार्मिक पहचान कैसे मतदान निर्णय को प्रभावित करती है। कैसे जातीय और धार्मिक पहचान से मतदान निर्णय प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता की भूमिका क्या है, ये सारी जानकारी भी हमें CSDS के सर्वे से मिलती है। ये भारतीय लोकतंत्र की बहुस्तरीय प्रकृति को भी उजागर करता है कि भारतीय लोकतंत्र बहुत स्तर पर काम करता है, ठीक है। ये सब भी हमें इससे पता चलता है। ये लोकतांत्रिक सहभागिता और विश्वास का भी मूल्यांकन करता है। CSDS मापता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कितना है, कितना लोग विश्वास करते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की भावना क्या है किसी पार्टी की। कोई पार्टी तो ऐसी होती है जो चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी इसलिए लेती है ताकि पैसा कमा सके, वो चुनाव इसलिए लड़ती है एंड चुनाव इसलिए जीतना चाहती है ताकि अपनी जेब भर सके, ठीक है। जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो कि इसलिए जीतना चाहती है चुनाव ताकि लोगों का कल्याण कर सके, लोगों का जीवन सुधार सके, ठीक है। तो इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की भावना क्या है ये भी CSDS मापता है, ठीक है। राजनीतिक असंतोष या समर्थन का स्तर कितना है, लोग जो है वो राजनीतिक पार्टी से, जो पार्टी जीत गई है उससे कितना असंतुष्ट है या कितना उसके समर्थन में है, ये सारी जानकारी भी CSDS से हमें पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक नीति और शासन के बीच संबंध। CSDS जो है ये चुनाव अध्ययन करता है, जनता की अपेक्षाओं को सामने लाता है कि जनता क्या चाहती है, नीति निर्माण और शासन सुधार के लिए भी संकेत देता है, ठीक है। नीति निर्माण जो है किसके ऊपर होना चाहिए, शासन में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी CSDS के अध्ययन से हमें पता चलती हैं। इससे लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी बनता है, ठीक है। इससे लोकतंत्र क्या होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनता है। नेक्स्ट चुनावी रुझानों और दीर्घकालिक बदलावों की पहचान। तो CSDS जो है इसके डेटा से हमें ये भी पता चलता है कि मतदाता व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया है, पीढ़ीगत परिवर्तन, ठीक है। मतलब हो सकता था आपके माता पिता किसी और को वोट देते हो एंड आप अब दूसरी पीढ़ी है तो आप किसी और को वोट देना चाहे, ठीक है। आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है, आपके पेरेंट्स की थिंकिंग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स जो है वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो एंड आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो इस तरीके से मतदाता व्यवहार में पीढ़ीगत परिवर्तन क्या आते हैं, नई सामाजिक राजनीतिक गठबंधन का उदय कैसे होता है, ये सब अध्ययन भी हमें करने में मदद मिलती है CSDS के सर्वे से। CSDS के सर्वे से ही हमें ये जानकारी भी मिलती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं CSDS चुनाव अध्ययनों की सीमाएं क्या क्या है। तो सर्वे आधारित होने से सैम्पलिंग त्रुटि की संभावना है, क्योंकि सर्वे बेस्ड होता है, सर्वे किया जाता है, इसमें लोगों से पूछा जाता है, उनकी इच्छाएं जानी जाती है कि वो किसी पार्टी को वोट क्यों देना चाहते हैं, ठीक है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं किसी पार्टी को। तो ये सब इसमें जाना जाता है एंड इसके लिए सर्वे किया जाता है। तो इसमें सैम्पलिंग त्रुटि हो सकती है, ठीक है। हो सकता है हम जिस व्यक्ति को चूज़ करें सैंपल के तौर पर
पूछने के लिए, सर्वे के लिए वो व्यक्ति अनपढ़ हो या वो व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को अच्छे से प्रकट ना कर पाए। कई कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से सैम्पलिंग त्रुटि हो सकती है। कभी कभी वास्तविक परिणामों से भिन्न अनुमान निकल जाता है कि लोग जो है वो बोल तो गए हैं कि हम इस पार्टी को जिताएंगे, लेकिन एंड टाइम पर वो दूसरी पार्टी को वोट दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तविक परिणाम जो है वो भिन्न भी हो सकते हैं। सीमित संसाधनों के कारण पूर्ण कवरेज कठिन हो जाती है। ठीक है, फिर भी वैज्ञानिक पद्धति इन्हें अत्यंत विश्वसनीय बनाती है। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एडीआर के ऊपर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। एडीआर के द्वारा प्रकाशित चुनावी डेटा और रिपोर्ट्स की लोकतांत्रिक पारदर्शिता में भूमिका बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एडीआर जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये भारत का एक प्रमुख नागरिक समाज संगठन है। ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत का एक प्रमुख। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, यानी कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भारत का ही एक नागरिक समाज संगठन है। ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचित मतदाता को बढ़ावा देना। सूचित मतदाता वो जिसको सारी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेहतर तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो जिस मतदाता को ये सारी इन्फॉर्मेशन हो या जो इन सारी इन्फॉर्मेशन को पता लगा सके, समझ सके, वो होता है सूचित मतदाता। तो एडीआर का मुख्य उद्देश्य यही होता है, पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचित मतदाता को बढ़ावा देना। एडीआर द्वारा प्रकाशित चुनावी डेटा और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स भारतीय लोकतंत्र को ज़्यादा खुला, उत्तरदायी और नैतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं एडीआर के द्वारा प्रकाशित चुनावी डेटा की प्रकृति क्या है। तो ये जो डेटा है ये उम्मीदवार केंद्रित होता है, नैतिक राजनीतिक होता है। ठीक है, अब इसमें आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधित डेटा भी हमें मिलता है। जो एडीआर है ये आपराधिक पृष्ठभूमि जो है उम्मीदवार की, उससे संबंधित डेटा हमें प्रोवाइड करता है कि कौन सा उम्मीदवार है, उसके ऊपर कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, उम्मीदवारों के ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, गंभीर अपराध कौन कौन से किए हैं या नहीं किए, लंबित मुकदमे कौन से, मतलब ऐसे मुकदमे जो भी चल रहे हैं अभी जिनका हल नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारा आपराधिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जो डेटा है ये सारा भी हमें कौन बताता है, एडीआर। ठीक है, वित्तीय और संपत्ति संबंधी जानकारी भी हमें एडीआर के डेटा से पता चलती है कि उम्मीदवार जो है उनकी संपत्ति कितनी है, चल अचल संपत्ति, आय के स्रोत क्या है उम्मीदवार के लिए, चुनावी खर्च वो कहाँ से कर रहा है, चुनाव में अभियान में खर्च करने के लिए वो पैसा कहाँ से लाया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी एडीआर हमें देता है। ठीक है, अपने डेटा को कलेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शैक्षणिक योग्यता और व्यक्तिगत विवरण। अब जो एडीआर है ये शैक्षिक योग्यता भी बताता है। ठीक है, कि कौन से उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या है, और व्यक्तिगत विवरण भी देता है, कौन से उम्मीदवार की आयु क्या है, पेशा क्या है, शिक्षा स्तर कितना है, कौन से उम्मीदवार ने कहाँ तक पढ़ाई की है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक विवरण जो है ये हमें एडीआर से ही मिलता है हर उम्मीदवार का, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार हो, हर उम्मीदवार का जो डेटा है वो पर्सनल डेटा भी एडीआर जो है वो ही कलेक्ट करके शो करता है। ठीक है, ये राजनीतिक दलों की जवाबदेही से जुड़ा डेटा भी देता है कि कौन से दलों के द्वारा आपराधिक उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है। ठीक है, कई ऐसी पार्टीज होती है जो कि आपराधिक उम्मीदवारों को भी टिकट दे देते हैं, मतलब कि ऐसे उम्मीदवारों को भी पार्टी की टिकट दे देते हैं जिन्होंने कुछ अपराध किए हो। ठीक है, कुछ पैसों के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन भी हमें एडीआर से मिल जाती है कि कौन से उम्मीदवार ने
अपराध कर रखे हैं, ठीक है। एंड कौन से दल है जो कि आपराधिक उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। चुनावी चंदा से संबंधित रिपोर्ट्स भी एडीआर जो है वो जारी करता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं लोकतांत्रिक पारदर्शिता में एडीआर की भूमिका। कैसे एडीआर के जो आंकड़े हैं ये लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला आता है सूचित मतदाता के निर्माण में योगदान। जो एडीआर है ये सूचित मतदाता का निर्माण करता है। एडीआर की रिपोर्ट मतदाताओं को ये जानने में मदद करती है कि वो किस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को वो वोट दे रहे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, उसके पीछे कोई क्राइम हिस्ट्री तो नहीं, उसने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है उसकी कोई, ठीक है। जो उम्मीदवार है उसकी असल में पृष्ठभूमि है क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एडीआर की रिपोर्ट से मिलती है एंड हम एक सूचित मतदाता बन पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एडीआर जो है सूचित मतदाताओं का निर्माण करता है एंड मतदाताओं को बताता है कि वो जिन उम्मीदवारों को वोट दे रही है वो कौन सी पृष्ठभूमि के हैं, ठीक है। उम्मीदवार कितना ईमानदार और योग्य है। इससे मतदान जागरूक और विवेकपूर्ण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति के आपराधिकरण को उजागर करना। एडीआर जो है बार बार दिखाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपराधियों को उम्मीदवार के रूप में टिकट दी है, ठीक है। पार्टी की टिकट दी है, दल की टिकट दी है, कौन से दलों ने, ठीक है। तो राजनीति के अपराधीकरण को भी उजागर करता है। संसद और विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट दे देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी एडीआर जो है वो ही हमें प्रोवाइड करता है, बताता है। नेक्स्ट है न्यायिक और संस्थागत सुधारों में भूमिका। तो एडीआर की याचिकाओं के कारण उम्मीदवारों को हलफनामा देना अनिवार्य हुआ है। बहुत बार एडीआर ने याचिकाएं दी इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं एंड फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जिन्होंने खुद ही पहले कोई अपराध कर रखा वो क्या देश को संभालेंगे या राज्य को संभालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग जो कि अपराधी पृष्ठभूमि से संबंधित हैं उनको ये अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो क्या करें, एक हम बोल सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में शासन करें, ठीक है। तो उनके पास से अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हो सकता है कि अच्छे से शासन ना करें एंड राज्य को और भी डुबो दें, ठीक है। तो एडीआर ने ये याचिकाएं कई बार दी थी, तो उसी के बाद उम्मीदवारों को हलफनामा देना अनिवार्य हुआ कि उम्मीदवार अपना हलफनामा देंगे कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है एंड इसकी जांच भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी पारदर्शिता से जुड़े कई निर्देश भी दिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को एडीआर की बात सुनने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों पर नैतिक प्रभाव। एडीआर की रिपोर्ट जो है मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बनती है, ठीक है। मीडिया जो है इसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एडीआर की रिपोर्ट से कि कौन है, कौन सा राजनीतिक दल है जो कि सही नहीं है, जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि रखता है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एडीआर की रिपोर्ट से मिलती है एंड मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बनती है। मान लीजिए आपको आज ही पता चले कि कोई बहुत ही पॉपुलर लीडर है एंड उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि ये है, उसने ये अपराध किया है, ठीक है। तो मीडिया में कितना तहलका मच जाएगा, पूरी मीडिया में उसी की न्यूज़ आपको दिखाई देगी। तो एडीआर की रिपोर्ट जो है ये मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बनती है, दलों पर नैतिक दबाव डालती है कि वे साफ सुथरी राजनीति अपनाएं, झूठ ना बोलें, ठीक है। नेक्स्ट आता है नागरिक समाज और मीडिया के लिए संसाधन। एडीआर जो है ये शोधकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों के लिए विश्वसनीय डेटा प्रोवाइड करवाता है। चुनावी बहस को ये तथ्य आधारित बनाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं एडीआर की सीमाएं और आलोचनाएं। तो एडीआर की सीमाएं क्या है?
स्वैच्छिक संगठन होने की सीमा। ADRJ क्या है, स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है। सीमित संसाधन है इसके पास, सरकारी शक्ति का अभाव है। डेटा की प्रकृति, अब अधिकांश जानकारी उम्मीदवारों के स्वघोषित हलफनामों पर आधारित होती है, मतलब कि जो उम्मीदवार बताते हैं वही जानकारी इसमें होती है ADR में, ठीक है। तो हो सकता है जो उम्मीदवार है वो झूठा हलफनामा दे गई हो कि हमारे पास इतनी संपत्ति है या हमारे पास ये कुछ है, ठीक है, एंड हमने कोई अपराध नहीं किया। हो सकता है वो झूठ बोलते हैं एंड अपराध किया हो। तो इस तरीके से अधिकांश जानकारी उम्मीदवारों के स्वघोषित हलफनामों पर आधारित होती है एंड गलत जानकारी की संभावना इसमें होती है। हो सकता है उम्मीदवार ही गलत जानकारी देकर चला जाए, ठीक है। तो डेटा जो है वो झूठा भी हो सकता है। व्यवहार परिवर्तन की सीमित क्षमता, जागरूकता के बावजूद मतदाता हमेशा निर्णय नहीं बदलते। कई बार मतदाताओं को पता होता है कि ये जो उम्मीदवार है इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसने ये अपराध किया है, फिर भी जो मतदाता है वो उसी को वोट देते हैं, उसी को फेवर करते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार, जागरूकता के बावजूद मतदाता निर्णय नहीं बदलते, ठीक है, उनका निर्णय वही अडिग रहता है कि हम इसी उम्मीदवार को जिताएंगे, बेशक उसने कितने भी अपराध क्यों ना किए हो, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं समग्र मूल्यांकन। तो ये लोकतांत्रिक पारदर्शिता को मजबूत करता है, ये इसका सकारात्मक पक्ष है ADR का डेटा, ठीक है। राजनीति के अपराधीकरण पर निरंतर निगरानी रखता है और मतदाता जागरूकता में वृद्धि करता है, मतदाताओं को जागरूक बनाता है, अवेयर बनाता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, ठीक है। इसकी सीमाएं क्या है, कानूनी प्रवर्तन की शक्ति का अभाव है इसमें और दलों की अनिच्छा। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ही अपनी खुशी से अपना डेटा नहीं देती, उनको ज़बरदस्ती देना होता है, ठीक है। तो कई बार दलों की अनिच्छा भी देखने को मिलती है। आइए स्टूडेंट्स अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। तो ADR के द्वारा प्रकाशित चुनावी डेटा और रिपोर्ट्स भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का एक सशक्त माध्यम है। हालांकि ADR के पास दंडात्मक शक्ति नहीं है, ये दंड नहीं दे सकता। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, उसने ये अपराध किया है, कोई भी अपराध किया, उसने मान लीजिए डकैती ही की है अपने इतिहास में कभी, ठीक है, तो ADR जो है वो उसको दंड नहीं दे सकती। ये सिर्फ नैतिक प्रहरी के रूप में काम करती है। एक जैसे कोई पहरेदार होता है वो देखता है कि कोई अपराधी अंदर ना आ जाए, वैसे ADR जो है ये भी प्रहरी के रूप में काम करता है, नैतिक प्रहरी के रूप में, जो कि ये देखता है कि कोई अपराधी पृष्ठभूमि वाली पॉलिटिकल पार्टी या कोई उम्मीदवार चुनाव में ना आ जाए। अगर कोई अपराधी पृष्ठभूमि वाला उम्मीदवार आ जाता है तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार ADR भारतीय लोकतंत्र को अधिक सूचित, स्वच्छ और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक अनिवार्य संस्थागत प्रयास है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चुनावी सर्वेक्षणों में सैम्पलिंग विधि क्या होती है। तो चुनावी सर्वेक्षण मतलब कि इलेक्टोरल सर्वे किए जाते हैं। कई बार इलेक्शन से पहले सर्वे होते हैं, कई बार इलेक्शन के बाद होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले जो सर्वे होते हैं इन्हें बोलते हैं प्री पोल सर्वे, ठीक है, मतदान पूर्व सर्वे। तो इसमें ये पूछा जाता है लोगों से कि आप किसे वोट देना चाहते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, आपके चुनाव का मुद्दा क्या है, ठीक है, कौन सी समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं, एंड जो भी व्यक्ति जीते इलेक्शन में, चुनाव में, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की जाती है चुनावी सर्वे में, इलेक्शन सर्वे में, ठीक है। अब चुनावी सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है सीमित संख्या के मतदाताओं से जानकारी एकत्र करके पूरे मतदाता समूह के राजनीतिक रुझानों का अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड टेस्ट करवाना हो, ये टेस्ट करवाना हो कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, तो वो ब्लड टेस्ट करवाता है एंड थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है उस व्यक्ति का जिसका भी टेस्ट किया जा रहा है, एंड उस थोड़े से ब्लड से पूरी बॉडी के ब्लड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रेड ब्लड सेल्स टोटल कितनी है, वाइट ब्लड सेल्स कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी की मिल जाती है थोड़े से ब्लड से। तो ऐसा इलेक्शन के टाइम पर भी किया जाता है
थोड़े से लोगों को चुना जाता है रैंडमली, उन लोगों से पूछा जाता है कि वो किसे वोट देंगे, किसे वो चुनाव में जिताएंगे एंड उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, ठीक है। थोड़े से लोगों से पूछा जाता है एंड उन थोड़े से लोगों के आधार पर पूरे मतदाता समूह के जो भाव है, विचार है, उनका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, कि पूरा जो मतदाता समूह है वो ये चाहता है, इस चीज़ का अनुमान लगा लिया जाता है। इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। ये तभी संभव है जब सर्वेक्षण में प्रयुक्त सैम्पलिंग विधि का उपयोग किया जाए एंड सैम्पलिंग विधि वैज्ञानिक, प्रातिनिधिक और निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए सैम्पलिंग विधियां चुनावी सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता की आधारशिला भी मानी जाती है। आइए अब हम देखते हैं सैम्पलिंग का अर्थ क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कुल मतदाता जनसंख्या में से कुछ चुने हुए व्यक्तियों का चयन करना ताकि उनके विचार पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करें, ठीक है। टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल जो वोटर पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोगों को चुना जाता है। अब यहाँ पे कुल मतदाता जनसंख्या क्यों लिखा है? जब भी इलेक्शन सर्वे होता है तो हमेशा जो 18+ है उन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। कभी भी आपने देखा है 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग से कोई पूछ रहा है कि आप किसे वोट देंगे, या 10 साल के बच्चे से कोई पूछ रहा है कि आप किसे वोट देंगे, ठीक है, नहीं। जो मतदाता समूह है, जो मतदाता जनसंख्या है, उन्हीं को चूज़ किया जाता है पूछने के लिए भी, सर्वे के लिए भी, ठीक है। कुल मतदाता जनसंख्या में से कुछ चुने हुए व्यक्तियों से पूछा जाता है, ठीक है। उनके विचार लिए जाते हैं एंड उनके विचार पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी को कहा जाता है सैम्पलिंग, ठीक है। आइए अब देखते हैं चुनावी सर्वेक्षणों में प्रयुक्त प्रमुख सैम्पलिंग विधियाँ क्या क्या हैं। तो कई सैम्पलिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला आता है रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक सैम्पलिंग। इस विधि में हर मतदाता को चयन का समान अवसर दिया जाता है। किसी भी मतदाता को चुनकर पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड इसमें समान अवसर होते हैं, किसी भी मतदाता को चुना जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो सर्वे करने वाला है, वो बाजार में जाके खड़ा हो गया एंड वो रैंडमली किसी को भी रोककर पूछ सकता है कि उसका जो मन है वो किसको वोट देने का है, ठीक है। तो वो किसी को भी रोककर पूछ सकता है। तो यही होती है यादृच्छिक सैम्पलिंग। इसकी विशेषता ये है कि वैज्ञानिक होती है, निष्पक्ष होती है, ठीक है, क्योंकि वो किसी को भी रोककर पूछ रहा है रैंडमली, तो इसलिए निष्पक्ष होती है, सैद्धांतिक रूप से सबसे विश्वसनीय होती है, ठीक है। सीमाएँ क्या है? इसकी सीमाएँ ये है कि भारत जैसे विशाल देश में ये कठिन लगता है व्यावहारिक रूप से, क्योंकि पॉपुलेशन सच में बहुत ज़्यादा है। लागत और समय अधिक लग सकता है, ठीक है, पैसा भी लग सकता है और समय भी, एंड भारत में सीमित स्तर पर इसका उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्तरीकृत सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पूरी जनसंख्या को अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, इन समय बांटकर प्रत्येक स्तर से नमूना चुना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि विविध समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है एंड इससे त्रुटि की संभावना कम होती है, ठीक है, गलती की संभावना कम हो जाती है। इसमें किसी एक स्तर से लोगों से पूछा जाता है, किसी एक स्तर के लोगों से पूछा जाता है। इसमें जो मतदाता जनसंख्या है उसको अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कि हाई क्लास वोटर कितने हैं, लोअर क्लास वोटर कितने हैं, जो गरीब वोटर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, महिला वोटर कितनी है, पुरुष वोटर कितने हैं, जो ट्रांसजेंडर वोटर है वो कितने हैं, ठीक है। ऐसे स्तरों में बांट लिया जाता है, फिर उन स्तरों के वोटर से ही पूछा जाता है, जैसे सिर्फ महिलाओं से पूछा जाए या सिर्फ पुरुषों से पूछा जाए, ठीक है, इस तरीके से। एंड प्रत्येक स्तर से नमूना चुना जाता है, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इससे विविध समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाता है, क्योंकि हमारे समाज में विविधता है, तो विविधता वाले समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सही विधि है। त्रुटि की संभावना इसमें कम होती है। भारत में अगर देखें तो ये सबसे अधिक प्रचलित विधि है। CSDS और प्रमुख एजेंसियाँ इसका का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट आता है बहुस्तरीय सैम्पलिंग, मतलब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये कई चरणों में की जाती है, जैसे राज्य, जिला, विधानसभा, ठीक है। राज्य में जिला होता है, जिला में विधानसभा, विधानसभा में गांव आते हैं जिन्हें वार्ड भी बोला जाता है, एंड उसमें होता है मतदाता, ठीक है। तो बहुस्तरीय सैम्पलिंग कई स्तरों पर की जाती है।
ये राज्य स्तर पर भी हो सकती है, जिला स्तर पर भी हो सकती है, ठीक है, गांव या वार्ड स्तर पर भी हो सकती है। इसकी विशेषता यह है कि बड़े और विविध क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक होती है, ठीक है। एक होती है क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जनसंख्या को छोटे समूहों में बांटा जाता है क्लस्टर में, एंड फिर उन क्लस्टरों का चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें कम लागत लगती है, समय की बचत होती है, ये इसकी विशेषता है। एंड अगर सीमा की बात करें तो ये प्रतिनिधित्व में असंतुलन की संभावना को कम करता है। अक्सर बहुस्तरीय सैंपलिंग के साथ ये प्रयोग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोटा सैंपलिंग। इसमें पूर्व निर्धारित कोटा जैसे 30% महिलाएं, 20% युवा, इसके अनुसार नमूना चयन किया जाता है। मतलब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस वर्ग से कितने प्रतिशत वोटर चूज़ करेंगे उनका सर्वे करने के लिए, ठीक है। तो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे कितने प्रतिशत महिलाओं से हम सवाल करेंगे, कितने प्रतिशत युवाओं से हम सवाल करेंगे, ठीक है। ये सब पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, ये तेज़ होता है, सस्ता होता है, ठीक है। मीडिया सर्वे में ये ज़्यादा लोकप्रिय होता है। सीमाएं क्या है इसकी, ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, चयनकर्ता पक्षपात संभव है, मतलब पक्षपात इसमें हो सकता है, ठीक है। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे आप देखते होंगे टीवी चैनल में वोट के टाइम पर, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान टीवी में डिबेट दिखाई जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे पूछा जाता है, वो बैठे होते हैं, ठीक है, एंड लाइव होते हैं सभी लोग। तो डिबेट्स वगैरह आपने भी देखी होगी, तो टीवी वगैरह में ये होता है, ठीक है। एंड इसकी एक दिक्कत है बस कि इसमें पक्षपात हो सकता है कि जैसे पहले से डिसाइड कर लिया कि हम 30% महिलाओं से पूछेंगे, तो हो सकता है वो 30% महिलाएं जो हैं उनसे हम पहले बातचीत कर ले कि आपको यही बोलना है, ठीक है, या आपको यही जानकारी देनी है, तो इसमें पक्षपात हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुविधा सैंपलिंग। इसमें जो उत्तरदाता आसानी से उपलब्ध हो उन्हें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अत्यधिक पक्षपातपूर्ण होता है ये, सीमाएं है ये इसकी कि ये ज़्यादा पक्षपातपूर्ण होता है एंड अकादमिक रूप से कमज़ोर होता है, ठीक है। अब इसमें पक्षपात कैसे होता है, जो सर्वे करने वाला है वो अपने घर वालों को भी बोल सकता है कि आप आ जाओ, ठीक है, ये कह के कि ये लोग आसानी से उपलब्ध हो गए थे, तो इस तरीके से इसमें और ज़्यादा पक्षपात होता है। जो सर्वेयर है, जो सर्वे करने वाला है, वो अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को भी लाकर खड़ा कर सकता है कि इनसे सवाल करूंगा मैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो गए, ठीक है। भारत में अधिक प्रचलित सैंपलिंग विधि की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है स्तरीकृत सैंपलिंग और बहुस्तरीय सैंपलिंग, एंड क्लस्टर सैंपलिंग का भी यूज़ किया जाता है। सबसे सीमित जो है वो है कोटा सैंपलिंग, ठीक है। भारत में सैंपलिंग विधि का चयन क्यों किया जाता है, क्योंकि विविधता बहुत ज़्यादा है, सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्षेत्रीय विषमता बहुत ज़्यादा है, शहरी ग्रामीण विभाजन है, समय और संसाधनों की सीमा है। निष्कर्ष देखिए, इसलिए कहा जा सकता है कि चुनावी सर्वेक्षणों की सफलता काफ़ी हद तक सही सैंपलिंग विधि पर निर्भर करती है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में स्तरीकृत और बहुस्तरीय सैंपलिंग जो सबसे उपयुक्त और प्रचलित विधि मानी जाती है। अगर सैंपलिंग विधि वैज्ञानिक नहीं होगी तो सर्वेक्षण का जो निष्कर्ष है वो भ्रामक हो सकता है, अविश्वसनीय हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि सैंपलिंग विधि जो है वो वैज्ञानिक हो, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, वो है मतदाता प्रोफाइलिंग। मतदाता प्रोफाइलिंग पर ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, मतदाता प्रोफाइलिंग का अर्थ बताओ एंड चुनावी अभियानों में इसका उपयोग बताओ। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। मतदाता प्रोफाइलिंग का मतलब है मतदाताओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और राजनीतिक विशेषताओं जैसे आयु, जाति, वर्ग, लिंग, शिक्षा क्षेत्र और मुद्दों की प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करना, ताकि उनके मतदान व्यवहार और रुझानों को समझा जा सके, ठीक है। तो जब हम मतदाताओं को क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, जब हम मतदाताओं को वर्गीकृत कर देते हैं
उनकी सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मतदाता प्रोफाइलिंग। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके मतदान व्यवहार और रुझानों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। आइए अब देखते हैं चुनावी अभियानों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो चुनावी अभियान में इसका उपयोग किया जाता है लक्षित प्रचार के लिए, अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग संदेश अगर हमें पहुंचाना है तो। जैसे हम युवाओं को बोलेंगे कि हमें जिताओ, हम तुम्हें रोजगार दिलवाएंगे। गरीब लोगों को हम बोलेंगे कि हम गरीबी मिटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अलग अलग समूहों को, अलग अलग लक्षित समूहों को अलग अलग संदेश देने के लिए मतदाता प्रोफाइलिंग करती है। जो जिस कैटेगरी का हो उसके पास वैसा ही संदेश पहुंचाया जाता है। ठीक है, ताकि वो उसी पार्टी को वोट दे, उसी पार्टी से कनेक्ट हो जाए। युवाओं, महिलाओं, किसानों पर ज़्यादा केंद्रित होता है ये। ठीक है, एंड लक्षित प्रचार के लिए इसका ज़्यादा उपयोग होता है चुनावी अभियान में। नेक्स्ट है मुद्दा आधारित रणनीति। जिस वर्ग के लिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण है उसी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे शहरी क्षेत्र में रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर जोर दिया जाता है, कृषि सुधार की बात की जाती है। ठीक है, तो मुद्दा आधारित रणनीति भी अपनाई जाती है एंड इसके लिए भी मतदाता प्रोफाइलिंग की जाती है। ठीक है, उम्मीदवार चयन, क्षेत्र की सामाजिक संरचना के अनुसार उम्मीदवार तय करने के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा संसाधनों का प्रभावी उपयोग, मजबूत और कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और समय, धन और कार्यकर्ताओं का बेहतर वितरण करने के लिए भी यूज़ किया जाता है किसका, मतदाता प्रोफाइलिंग का, वोटर प्रोफाइलिंग का। ठीक है, ये जानने के लिए कि कौन से मजबूत क्षेत्र है, जैसे जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे मतदाता होंगे, जहाँ पर ज़्यादा अमीर उच्च वर्ग के मतदाता होंगे वो ज़्यादा मजबूत क्षेत्र होगा, एंड जहाँ पर कमज़ोर मतदाता होंगे, जहाँ पर अनपढ़ मतदाता होंगे, ठीक है, जो गरीब क्षेत्र होगा वो कमज़ोर क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो इनकी पहचान भी मतदाता प्रोफाइलिंग से होती है कि कौन से क्षेत्र में कैसे मतदाता रहते हैं। उसी के आधार पर फिर कैंपेन किया जाता है, पैसा लगाया जाता है कैंपेन में। नेक्स्ट है मीडिया और सोशल मीडिया रणनीति। डेटा के आधार पर विज्ञापन और सोशल मीडिया संदेश पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार संवाद किए जाते हैं। मतलब कि डेटा के आधार पर ही विज्ञापन किया जाता है। अगर युवा ज़्यादा है मतदाताओं में, मान लीजिए मतदाता प्रोफाइलिंग की गई और उसमें पता चला कि युवा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो रोजगार से संबंधित, धन से संबंधित जो विज्ञापन है वो दिखाए जाएंगे। ठीक है, टीवी में या सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी। ऐसे ही अगर महिलाएं ज़्यादा है तो समानता बढ़ाने से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाएंगे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो समानता स्थापित करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ये सब वो कैंपेन में दिखाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार ही संवाद इसमें किया जाता है। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। मतदाता प्रोफाइलिंग चुनावी अभियानों को अधिक सटीक, प्रभावी और मतदाता केंद्रित बनाती है। ठीक है, हालांकि इसका उपयोग नैतिकता और गोपनीयता का ध्यान रखते हुए ही किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चुनावी आंकड़ों का दृश्यांकन एंड इसका महत्व बताओ। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि डेटा को विजुअलाइज करना। ठीक है, चुनावी आंकड़ों जैसे वोट शेयर, मतदान प्रतिशत, स्विंग, इनको चार्ट, ग्राफ, तालिका और मानचित्र के माध्यम से सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना ही डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डेटा मतलब कि आंकड़े, विजुअलाइजेशन मतलब कि उसको विजुअल बनाना। डेटा विजुअल कब बनेगा, जब हम उसको ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ होता है, ठीक है, या पाई चार्ट होता है, या तालिका टेबल होती है, या मानचित्र बनाकर जब हम चुनावी आंकड़े दिखाते हैं, मानचित्र में भी दिखा सकते हैं कि इस क्षेत्र में, मानचित्र का यूज़ ज़्यादातर लोकसभा इलेक्शन में होता है। ठीक है, कि इस राज्य में इतनी सीट्स मिली इस पार्टी को, इस राज्य में इस पार्टी को इतनी सीट मिली। ठीक है,
तो इस तरीके से डेटा को विजुअलाइज किया जाता है चुनावी आंकड़ों को, ठीक है। इसमें वोट शेयर, मतदान प्रतिशत, ये सब दिखाया जाता है, ठीक है, कि कौन से क्षेत्र में कितना मतदान प्रतिशत रहा। एंड चार्ट, ग्राफ, तालिका और मानचित्र के माध्यम से सरल और स्पष्ट रूप में चुनावी आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक याद भी रहे और देखने में भी अच्छे लगें। तो इसी को बोला जाता है चुनावी आंकड़ों का दृश्यांकन, ठीक है। चुनावी आंकड़ों का दृश्यांकन मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन। अब ये चुनावी विश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे? जो डेटा विजुअलाइजेशन है ये चुनावी विश्लेषण में काफ़ी मदद करता है। चुनाव के विश्लेषण में ये जटिल आंकड़ों को सरल बनाता है। बड़े आंकड़ों को एक नज़र में समझने में हम संभव हो पाते हैं, मतलब कि बड़े आंकड़ों को हम एक नज़र में समझ पाते हैं। सामान्य पाठक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। ये वोट शेयर को समझने में भी सहायता करता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आप ये याद कर लीजिए कि डेटा दृश्यांकन जो है इससे क्या होता है, जटिल आंकड़े भी सरल लगने लगते हैं। बड़े आंकड़ों को हम एक नज़र में याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। एंड जो सामान्य पाठक है ये उनके लिए भी मददगार है और छात्रों के लिए भी। ये वोट शेयर को समझने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। बार, पाई चार्ट से दलों के समर्थन की तुलना कर पाते हैं, ठीक है, कि किस पार्टी का आधार मजबूत है या किसका कमज़ोर है। तो इसमें हम तुलना भी अच्छे से कर पाते हैं, वोट शेयर समझ पाते हैं, मतदान प्रतिशत का विश्लेषण कर पाते हैं कि क्षेत्रवार या समयानुसार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको किसी क्षेत्र में ज़्यादा बोल सकते हैं हम समर्थन मिल रहा है, ठीक है। उच्च और निम्न भागीदारी वाले क्षेत्र भी पहचान पाते हैं। वोट स्विंग की पहचान हो जाती है लाइन ग्राफ से, ठीक है। लाइन ग्राफ से चुनावों के बीच बदलाव दिखता है। सत्ता विरोधी लहर या समर्थन में वृद्धि समझ में आती है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन भी कर पाते हैं हम, तुलना कर पाते हैं। लोकसभा वर्सेस विधानसभा इलेक्शन की तुलना भी कर पाते हैं। राजनीतिक दलों की रणनीति बनाने में भी सहायक होता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन चुनावी आंकड़ों को समझने, तुलना करने और निष्कर्ष निकालने का प्रभावी माध्यम है। यह वोट शेयर, टर्नआउट और स्विंग जैसे संकेतकों की स्पष्ट और त्वरित व्याख्या संभव बनाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की कार्यप्रणाली और समस्याएं बताइए। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर इसकी कार्यप्रणाली और समस्याएं, ठीक है। तो ओपिनियन पोल क्या होता है? चुनाव से पहले मतदाताओं की राजनीतिक पसंद जानने के लिए एक सर्वे किया जाता है। चुनाव से पहले मतदाताओं से पूछा जाता है कि वो किसे वोट देने वाले हैं, किसको वोट वो देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक सर्वे किया जाता है ताकि मतदाताओं की राजनीतिक पसंद के बारे में पता चल सके। तो इसी को ओपिनियन पोल कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रतिनिधिक सैंपल का चयन किया जाता है, वही सैम्पलिंग मेथड। किसी भी व्यक्ति को बुलाकर पूछा जाता है कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट देना चाहते हैं, ठीक है, उनके मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या हैं। प्रश्नावली, टेलीफोन, ऑनलाइन साक्षात्कार के जरिए भी सर्वे किया जा सकता है, ठीक है, मतलब फ़ोन पर या ऑनलाइन भी हो सकता है। आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। संभावित परिणामों का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने सर्वे किया, 10 लोगों से पूछा, 10 में से 8 लोगों ने कहा कि हम पार्टी एक्स को वोट देंगे। अब पार्टी एक्स जो है उसको 8 लोग वोट दे गए हैं एंड पार्टी वाई को 2 लोग वोट देने वाले हैं, ठीक है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, एक्स पार्टी जो है वो चुनाव में जीत सकती है क्योंकि उसके सपोर्टर ज़्यादा है, उसके समर्थक ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चुनावी परिणामों का अनुमान लगाया जाता है इस मेथड के ज़रिए, ठीक है, ओपिनियन पोल के ज़रिए, इस सर्वे के ज़रिए। इसमें समस्या क्या आती है? सैंपल पक्षपात हो सकता है, ठीक है। मतदाता राय का अंतिम समय में बदलना, कई बार मतदाता बोलते हैं कि हम तो इस पार्टी को वोट देंगे एंड वोट वाले दिन वो किसी और पार्टी को वोट दे देते हैं, ठीक है, तो एकदम से राय बदल देते हैं। तो इसमें भी जो सर्वे है वो उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। शहरी ग्रामीण असंतुलन भी हो सकता है एंड मीडिया प्रभाव और रणनीतिक मतदान भी इसमें देखने को मिलते हैं। कई बार मीडिया का प्रभाव पड़ जाता है,
मीडिया की बातों में आकर जो मतदाता है वो किसी और पार्टी को वोट दे देते हैं, ठीक है। पहले वो जिसको वोट देने वाले थे उसको छोड़कर किसी और को वोट देने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, सर्वे में जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। सर्वे का डेटा एक्चुअल डेटा से चेंज हो जाता है। आइए अब देखते हैं एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट पोल जो है इसका मतलब होता है मतदान के बाद वोट डालकर निकले मतदाताओं से किया गया सर्वे। मतदान के बाद आप देखते होंगे जो मतदाता पोलिंग बूथ से बाहर आते हैं, मतदान केंद्र से बाहर आते हैं, उनसे रिपोर्टर पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, ठीक है। तो वो बताते हैं कि हमने इस पार्टी को वोट दिया या दूसरी पार्टी को या किसी भी पार्टी को वोट दिया, वो उसके बारे में बताते हैं। तो फिर इसी के आधार पर एग्जिट पोल के नतीजे निकाले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए पोलिंग बूथ से आने वाले 10 लोगों से पूछा गया एंड 10 में से वही 8 लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने पार्टी एक्स को वोट दिया। तो एग्जिट पोल के नतीजों में ये आएगा कि जो पार्टी एक्स है वो चुनाव जीत गई है एंड जो पार्टी वाई है वो चुनाव हारती हुई नजर आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल होता है, मतदान के बाद होता है ये, एंड सर्वे ही होता है, मतदाताओं से पूछा जाता है, ठीक है। मतदान केंद्रों के बाहर साक्षात्कार लिया जाता है मतदाताओं से कि उन्होंने किसको वोट दिया। गोपनीयता बनाते हुए प्रश्न पूछा जाता है, गोपनीयता बनाए रखते हुए प्रश्न पूछा जाता है धीरे से, ताकि किसी और को भी ना पता चले, ठीक है। सीट वोट शेयर का अनुमान लगाया जाता है इस आधार पे कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट कितने वोट शेयर जीते होंगे, ठीक है। इसमें समस्या क्या होती है, गलत या असत्य उत्तर भी मिल सकता है। कई बार क्या होता है, जो मतदाता है वो डर जाता है कि कहीं मैं इस पार्टी का नाम लूँ और सामने वाला मुझे मांगने ना लग जाए, ठीक है, कहीं ये दूसरी पार्टी का मेंबर हो। एंड तो कई बार जो मतदाता है वो बताते नहीं है, वो बोलते हैं कि हम नहीं बताना चाहते। तो वो क्या करते हैं, या तो उत्तर ही नहीं देते एंड उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर दे देते हैं, ठीक है। सभी वर्गों तक पहुंचना होना, अब इतने सारे लोग निकलते हैं पोलिंग बूथ से, ज़रूरत होना है सबसे हम पूछ पाए, तो सभी लोगों से पूछ नहीं पाते, ठीक है। स्थानीय कारकों की अनदेखी होती है, अनुमान में कई बार त्रुटि भी लग सकती है, ठीक है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। ओपिनियन और एग्जिट पोल जनमत की दिशा बताते हैं, मतलब कि जनता का मत क्या है वो बताते हैं, परंतु पद्धतिगत सीमाओं के कारण इन्हें पूर्णतः सटीक नहीं माना जा सकता, ठीक है। इनकी पद्धति में कुछ सीमाएं हैं जो कि हमने अभी देखी, इसके कारण इनको अच्छे से पूरी तरीके से हम सटीक नहीं मान सकते, ठीक है। बट एग्जिट पोल के नतीजे तो हमेशा से सही होते आए हैं। जो भी एग्जिट पोल में रिजल्ट निकलता है ज़्यादातर वही पार्टी जो है वो चुनाव जीतती है, ठीक है। आइए अब हम हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, चुनावी अभियानों में मतदाता भावना की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। मतदाता भावना क्या होती है? मतदाता भावना का मतलब होता है मतदाताओं की भावनात्मक प्रतिक्रिया, आशा, असंतोष, भय और अपेक्षा, ठीक है, जो मतदान निर्णय को प्रभावित करती है। कई बार मतदाता की जो भावनाएं हैं वो भी उसके निर्णय को प्रभावित करती है। कई बार मतदाता असंतुष्ट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो उसको वोट नहीं देता। कई बार क्या होता है, भय के कारण वो उस पार्टी को वोट दे देता है जिसको वोट नहीं देना चाहता, ठीक है। अपेक्षा, ये कुछ भावनाएं हैं जो कि मतदाताओं को उनके मतदान निर्णय को लेकर प्रभावित करती हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं चुनावी अभियानों में इनकी क्या भूमिका है। तो चुनावी अभियान जो है इसमें मतदाता भावना की काफ़ी मुख्य भूमिका होती है, जैसे मुद्दों का चयन और प्रस्तुति। चुनाव के टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जब अपने चुनावी अभियान करती है तो वो उन्हीं मुद्दों को उठाती है, उन्हीं मुद्दों पर जोर देती है जिनसे भावनात्मक जुड़ाव होता है। किसका? जिनसे भावनात्मक जुड़ाव होता है लोगों का, ठीक है। वो मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, पहचान, इन भावनात्मक मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जोर देती है ताकि जो लोग हैं वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दें। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का उपयोग करती है। सकारात्मक भावना जैसे आशा, विकास
कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, आपका कल्याण करेंगे, ठीक है, विकास की राह में आप बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी। इस तरीके के जो लाइंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है मतदाताओं को, एंड उनकी भावनाओं को अपने तरीके से मैनिपुलेट करती है, ठीक है। ऐसे कई बार नकारात्मक भावनाओं का भी उपयोग करती है पॉलिटिकल पार्टीज कि आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो आप जो है वो काफ़ी बड़ी कीमत चुकाएंगे, ठीक है। या कई बार डराया जाता है वोटर्स को, कई बार धमकाया जाता है, ठीक है, डर का उपयोग किया जाता है कई बार। नेक्स्ट है नेतृत्व और छवि निर्माण। करिश्माई नेतृत्व, व्यक्तित्व आधारित प्रचार, इन सब का यूज़ करके भी नेतृत्व को और छवि को निर्मित किया जाता है। नेता को उद्धारक या मजबूत नेतृत्व के रूप में भी कई बार प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संचार रणनीति। सोशल मीडिया, नारों, प्रतीकों और भाषणों में भावनात्मक अपील की जाती है कि कृपया हमें वोट दें, ठीक है। इस तरीके से भावनाओं को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की जाती है चुनावी अभियानों में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है। वो मतदाताओं की भावनाओं को अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं। आइए अब देखते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो मतदाताओं की वास्तविक चिंताओं को ये सामने लाता है, ये इसका सकारात्मक पक्ष है। राजनीतिक सहभागिता और जागरूकता बढ़ाता है, ठीक है। नकारात्मक पक्ष क्या है इसका? तर्कों, नीतियों की जगह भावनात्मक ध्रुवीकरण देखा जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भावनाओं का उपयोग करती है, वोटर्स की भावनाओं के साथ खेलती है कई बार, ठीक है। वोटर्स की भावनाओं को टारगेट बनाकर इलेक्शन में जीतने का प्रयास करती है, ठीक है। अफवाह, गलत सूचना और पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है, एंड अल्पकालिक भावनाओं पर आधारित निर्णय भी कई बार ले लिए जाते हैं, ठीक है। कई बार जो वोटर्स है वो अल्पकालिक भावनाओं में आकर, भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं, तो ये समस्या भी कई बार झेलनी पड़ती है। तो यहीं पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं इस सब्जेक्ट के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।